होरापुर गांव में बबलू किसानी करता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। उसकी पत्नी पीलू उसका खेती में साथ देती थी और घर की भी जिम्मेदारी संभालती थी। दोनों पति पत्नी शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे और जितना उनसे होता था वो गरीबों की मदद करते थे। बबलू अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर अनाज बोता था और उसे बेचकर धन कमाता था। तो पीलू कहती है, सुनिए जी, इस बार फसल बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम लोग शिव जी के लिए दूध अभिषेक करवाएंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे। इसी बहाने शिव जी और उनके भक्तों की सेवा भी हो जाएगी। तो बबलू कहता है, अच्छी बात है पीलू, वैसे भी हम लोग ज्यादा पैसे कमाने के लालच नहीं रखते हैं। शिव जी की दया से ही हमारा संसार है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बहुत श्रद्धा से शिव जी का सेवा करते थे। कालू कौवा उनसे बहुत जलता था, जबकि उसके पास ज्यादा बड़ी जमीन थी और दो ट्रैक्टर थे। इन दोनों की हर बार अच्छी फसल कैसे आ जाती है, समझ नहीं आता। कहीं ये लोग मुझसे आगे नहीं निकल जाए, इनके ट्रैक्टर को ही जला देता हूँ। ये सोचकर कालू उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसके ट्रैक्टर को आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो अपने ट्रैक्टर की ऐसी हालात देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर हम किसी का क्या बिगाड़ा था? हे शिव जी, हम गरीबों के साथ ऐसे क्यों हुआ? अब तो हमारी खेती को बहुत नुकसान हो जाएगा। ये ट्रैक्टर मैंने कितनी मुश्किल से लिया था। हे शिव जी, हमें इस दुख से उभरने की हिम्मत दीजिए। सुनिए जी, हम शिव जी के भक्त हैं, हमें ऐसा दुख नहीं करना चाहिए। चलिए घर में शिव जी का अभिषेक करते हैं और खेत चलते हैं, वही हमें कुछ रास्ता दिखाएंगे। तुम ठीक कह रही हो पीलू, हमें शिव जी की भक्ति में रुकावट नहीं करनी चाहिए। फिर दोनों पति पत्नी शिव जी का अभिषेक करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और अपने खेत में जाते हैं। खेत के पास उन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पास एक लकड़ी का हल और एक बेल होता है। आप दोनों किसान हैं, मेरे ये बेल और हल ले लीजिए, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ। तो पीलू कहती है, आप कौन है और हमें आपका बेल और हल क्यों दे रहे हैं? तो वो आदमी कहता है, मैं जब तीर्थ में रहूँगा तो इनका कौन ध्यान रखेगा, इसलिए बिना पैसों के मैं आपको ये बैल और हल दे रहा हूँ। ये बैल तो बहुत ताकतवर लग रहा है। तो आदमी कहता है, यह आपका खेत को एक दिन में जोत देगा, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें रखिए। और वो आदमी बबलू और पीलू को बैल और हल देकर चला जाता है। बबलू और पीलू भगवान शिव जी को धन्यवाद देते हैं और खेती करने लगते हैं। अरे वाह पीलू, ये बैल तो बहुत ही ताकतवर है, इसने तो दो ट्रैक्टर का काम एक ही दिन में कर दिया। तो पीलू कहती है, भला हो उस आदमी का, शिव जी उस पर कृपा करे। बबलू पीलू बैल और हल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। खेत में फसल देखकर कालू का सिर चकरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? अब इस बैल को मैं ठिकाने लगा दूंगा। कालू उस बैल के पास जाता है ताकि उसको लाठी से मार सके, लेकिन वो बैल कालू को देखते ही उसको सींग से मार मार कर अधमरा कर देती है। पीलू और बबलू वहाँ आते हैं तो बबलू कहता है, तो ये कालू है जिसने ट्रैक्टर में आग लगाई थी और अब बैल को भगाने आया था। तभी वहाँ पर शिव जी प्रकट होते हैं। बबलू और पीलू हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं तो शिव जी कहते हैं, हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे ऊपर संकट आया लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। हे शिव जी, आप ही वो मददगार आदमी थे और ये आपका नंदी बैल है। आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है भगवान, आपकी जय हो। हे शिव जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम किसी और जंगल में चले जाओ कालू, पर याद रखना किसी को सताना नहीं। तो बबलू बोलता है, आपके दर्शन हो गए प्रभु, आपकी दया है। अब हम आपका अभिषेक करवाएंगे, आप हम पर अपनी दया कृपा हमेशा बनाए रखना। कालू वहाँ से भाग जाता है और फिर बबलू और पीलू अपनी भक्ति को
और बढ़ाते हैं और शिव जी का अभिषेक कराते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। फिर मेहनत से दोनों पति पत्नी कमाने लगते हैं। इस तरह दोनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी करती थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए लेटर आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी गुजर जाता है। पीलू से बबली ऐसा कहती है, पीलू तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं, तुम विदेश जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे विदेश जाकर भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, उसे चुकाओ और कहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही विदेश जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में से जा रही थी। उसे हरिया तोता रोटी दाल बेचता हुआ मिला तो पीलू उनसे पूछती है, हरिया काका बहुत भूख लगी है, इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है। इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरे पूरे गांव में मटका रोटी की एक लौती दुकान है। पीलू रोटी दाल खाती है। वाह हरिया काका, ऐसा मटकी रोटी तो मैंने कभी नहीं खाई है। आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचते हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे बनाना सिखा देता हूँ, तुम शहर में बेचना। फिर पीलू एक हफ्ते तक हरिया से मटका रोटी और उसके साथ दाल बनाना भी सीखती है। फिर पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को मटका रोटी और दाल चखा कर देखती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो वो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रोटी और दाल बनाई हो। मैं तो अपनी बारात में यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करूँगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी और भूखे लोगों की मदद भी किया करूँगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका रोटी बेचा करती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। जयपुर के जंगल में पीलू और बबलू दो पति पत्नी रहते थे। वो लोग कुछ मुर्गियों को पाले थे। पीलू उन मुर्गियों को दाना डाला करती थी। पीलू एक मुर्गे का बहुत खास ख्याल रखती थी। उसे काजू बादाम पिस्ता किशमिश खिलाती थी। पीलू, तुम इस मुर्गे को इतना क्यों खिलाती रहती हो? तुम इसकी आदत बिगाड़ रही हो। इतनी खास ख्याल रखोगी तो ये बिगड़ जाएगा और घमंडी हो जाएगा। अरे नहीं, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये बिगड़ गया तो मैं इसे सुधार दूंगी। लेकिन वो मुर्गा बहुत शरारती था। उसे अपने पर घमंड था और वो दूसरी मुर्गियों को चिढ़ाता था। ऐसे ही एक दिन पीलू मुर्गियों को लेकर नदी के किनारे गई और एक पेड़ के नीचे सो गई। तब वो घमंडी मुर्गा टहलते हुए एक साधु के पास पहुंचता है और उनसे वरदान मांगा। साधु मुर्गे की भाषा समझते थे। साधु महात्मा जी प्रणाम, आप अभी अभी तपस्या से उठे हैं, क्या मैं आपसे वरदान मांग सकता हूँ? तुम तो बड़े चालाक लगते हो, लेकिन क्योंकि मैं अभी अभी तपस्या से उठा हूँ तो तुम्हें वरदान देना ही होगा। बोलो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मन की बात जान सकूं। अरे लेकिन ऐसा प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ होगा। मैं नहीं जानता। साधु जी, आप तो मुझे यही वरदान दे दो। ठीक है, ठीक है। फिर साधु उस पर
जल छिड़क देता है। थोड़ी देर बाद पीलू नींद से जागती है और सब मुर्गियों के साथ वापस घर चली आती है। पीलू घर में फिर से उस मुर्गे को दाना डाल रही थी और सोचती रहती है, मैं इस मुर्गे से बहुत पैसे कमाऊंगी। इसके साथ जो भी मुर्गी अंडे देती है वो काफी ज्यादा दाम में मैं बेचती हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा होता है। ये सब सुनकर मुर्गा और भी घमंडी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कालू चोर पीलू के घर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, ये बबलू और पीलू आजकल बहुत पैसे कमाते हैं। आज रात को इनके घर में डाका डालूंगा और सारी मुर्गियों समेत इनकी तिजोरी खाली कर दूंगा। तो तभी घमंडी मुर्गा बोलता है, अच्छा, तो ये मेरे मालिक के घर में चोरी डकैती के बारे में सोच रहा है और उसमें भी मुझे चुराना चाहता है। अभी मजा चखाता हूँ इसको। और फिर वो कालू पर हमला कर देता है, जिससे कालू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद कालू अपने दोस्तों के साथ पीलू के घर आता है और उसे धमकाता है, पेलू, तुम अपने मुर्गे को संभाल कर रखो, नहीं तो मैं इसकी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा। इसने मुझ पर हमला किया था। कालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुसकर मुझे ही धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें और पीट दूंगी, भाग जाओ यहाँ से। फिर कालू और उसके दोस्त डर के कारण वहाँ से भाग गए। एक दिन पीलू की सास सुंदरी उसके घर पहुँची। बहू, क्या कर रही है? आजकल इन मुर्गियों को पाल रही है क्या? अरे जरा मेरा भी ख्याल रखा करो। चलो आज मुझे तुम बिरयानी खिलाओ। हाँ सासू माँ, आप मुझे बताइए कि मैं किस मुर्गी की बिरयानी आपको बनाऊं? सुंदरी सोच में पड़ जाती है। वो एक के बाद एक मुर्गियों को देखती है और आखिर में उस मुर्गे के पास उसकी नजर जाती है और वो सोचती है, ये मुर्गा तगड़ा लग रहा है, इसकी ही बिरयानी खा जाती हूँ। जैसे ही सुंदरी मुर्गे की बिरयानी के बारे में सोचती है, मुर्गा गुस्से में आ जाता है। ये मुझे खाएगी, अभी बताता हूँ। और फिर वो सुंदरी पर हमला कर देता है। ये देखकर पीलू भी गुस्से में आ जाती है और वो मुर्गे से लड़ पड़ती है। लेकिन इसके बाद मुर्गा सास और बहू पर हमला कर देता है। पीलू और सुंदरी घर से भागने लगती है। मुर्गा उनका पीछा करता है। कुछ दूर पर ही साधु वहाँ मिलते हैं। वो देखते हैं कि वो घमंडी मुर्गा दो औरतों के पीछे है, तो वो उसे रोक देते हैं। देखा पीलू चिड़िया, तुमने लालच में इस मुर्गे का खास ख्याल रखी और दूसरी मुर्गियों को कम समझती थी। इस भेदभाव के कारण ये मुर्गा घमंडी और बदमाश हो गया। सबको एक जैसा समझना चाहिए। जी साधु महात्मा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। इस तरह से पीलू अपनी गलती मानती है और आगे से सभी मुर्गियों को एक जैसा दाना पानी देने लगती है। पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी, वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं, इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना? बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं।
इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है। साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है। वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे ये ड्रेस खराब हो गई है, यहाँ आते ही अपशगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरी ड्रेस नहीं लाकर दे दे? क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है इस गांव के जंगल में? यही कोई 5-10 हजार रुपए, ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे तुम जैसी टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस कराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना, तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। बलरामपुर में बबली चिड़िया एक गरीब धोबी थी। वो और उसकी बहू पीलू कपड़े धोने का काम करते थे। फिर बबली उन कपड़ों को आयरन प्रेस इस्त्री कर देती थी। बबली का बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन बबली की तबीयत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहती है, बेटा बंटी, हमारे खानदान की सबसे बड़ी चीज मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये ले, ये है वो आयरन इस्त्री जिससे तेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी कमाते थे। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, तू इसे ले और अपने खानदान का काम आगे बढ़ा। तो बंटी कहता है, क्या माँ, तुम्हें जायदाद के नाम पर यह आयरन इस्त्री ही मिलती? पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस इस्त्री को नहीं छूऊंगा। तो पीलू कहती है, अरे आप अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इन्होंने घर का पूरा खर्चा कितने सालों तक संभाला है। आप इनसे माफी मांगिए। तो बंटी कहता है, अरे अच्छा माँ, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, नहीं ऐसे नहीं, कसम खाओ। तो बंटी कहता है, ठीक है माँ, मैं कसम खाता हूँ कि इस आयरन इस्त्री को संभाल कर रखूंगा और इसी से पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में ही बबली परलोक सिधार जाती है। पीलू बंटी से कहती है, ये लीजिए आयरन इस्त्री, अब इसे काम शुरू कीजिए। तो बंटी कहता है, नहीं, मैं किसी के कपड़े प्रेस नहीं करूँगा। तो पीलू पूछती है, तो फिर आप अपनी माँ की कसम क्या खोटी खाए थे और घर का खर्च कैसे चलाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? तो बंटी कहता है, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? पीलू बोलती है, हाँ, तो फिर इस इस्त्री का इस्तेमाल करो। बंटी कहता है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस आयरन इस्त्री का उपयोग करूं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। इसके बाद बंटी एक चौक में अपना छोटा सा आयरन इस्त्री का पराठा बनाने लगा और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर उसकी डिमांड देखकर वो जल्दी ही
अंडे पराठे बनाने लगा। बहुत जल्द लोगों को उसके स्वाद की आदत लग जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा आयरन पराठा तो किसी ने भी नहीं खाए होंगे। तुम जानती हो पीलू कि अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ आयरन इस्त्री का पराठा खाने आने लगते हैं। बंटी पीलू से कहता है, पीलू, तुमने मुझे घमंडी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी पुरखों का आयरन इस्त्री नहीं इस्तेमाल करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतना तरक्की कर पाया हूँ। ये लो हीरों का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। नंदनपुर में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उसका पति बबलू सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन, कांच के, स्टील के, सभी तरह के बर्तन ले लो। अरे बबलू भाई, तुम्हारे बर्तन तो सच में बहुत अच्छे डिजाइन के हैं। मुझे भी अच्छे बर्तन दिखा दो। मेरे बच्चे तुम्हारे बर्तन के डिजाइन को बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ हरिया काका, मैं चुन चुन कर सुंदर सुंदर डिजाइन बनवाता हूँ, इसलिए आप सभी को मेरे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है। बबलू भैया जल्दी घर चलो, पीलू को पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर जाओ। बबलू जल्द ही पीलू के पास पहुँच जाता है। घर जाकर बबलू देखता है कि पीलू ने एक अंडा दिया है। बबलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिनों बाद उसे एक बेटी होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, इसका नाम मैं सोच रही हूँ लवली रखूं। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है, इसका नाम लवली ही रखो। धीरे धीरे लवली बड़ी होने लगती है तो पीलू अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब आपको ज्यादा पैसे कमाने होंगे क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है, उसको हमें अच्छी स्कूल में भी डालना है और अच्छा जीवन देना है। हाँ हाँ पीलू, तुम सही कह रही हो। अब अपनी बच्ची को बिल्कुल राजकुमारी की तरह पालेंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत लगाव रखते थे। एक दिन बबलू की दुकान में एक शहरी चिड़िया आती है। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम बबली है, मैं शहर से आई हूँ। आप इन बर्तनों को अगर शहर में बेचेंगे तो आपको बहुत मुनाफा होगा। आपके बर्तन बहुत सुंदर हैं और आप यहाँ पर कम दामों में बेच रहे हो। ऐसा करो, ये मेरा पता रखो और जब कभी शहर आना हो तो मेरे पास आना। इतना कहकर बबली वहाँ से चली जाती है। बबलू घर जाकर पीलू को ये सब बताता है। पीलू कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, गांव के जंगल में वैसे भी अच्छे स्कूल नहीं हैं। हम अपनी बेटी को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। और फिर कुछ दिनों बाद बबलू अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। वहाँ पर बबली चिड़िया उनके रहने का इंतजाम कर देती है। फिर बबलू शहर में बर्तन बेचकर बहुत मुनाफा कमाता है। ऐसे ही एक दिन जब बबलू घर लौट रहा था तो एक भारी भरकम ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बबलू को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अब पीलू चिड़िया अपनी बच्ची के लिए परेशान होती है कि वो कमाई कैसे करे जिससे वो अपने पति का इलाज भी कर सके और अपनी बच्ची की स्कूल की फीस भी दे सके। उसकी बच्ची लवली उसके पास आकर कहती है, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे और नई डिजाइन के बर्तन बनाएंगे। पीलू कहती है, पर बेटा मुझे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये एक्सपर्ट थे, एक से एक डिजाइन बनवाया करते थे। उसकी बेटी कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ऐसा करो, अब तुम थोड़ा आराम करो। ऐसा कहकर लवली रसोई में जाती है और वहाँ पर मिट्टी के घड़े को देखकर वो सोचती है, क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन ही बनाने लगे। लवली पीलू के पास आकर कहती है, माँ क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचे, यहाँ शहर में तो कोई वैसे भी मिट्टी के बर्तन बनाता नहीं है। पीलू कहती है, लवली तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, चल मैं कल से मिट्टी के बर्तन बनाया करूँगी और तू उन्हें ले जाकर बेच दिया करना। इस तरह से पीलू और लवली की मेहनत से उनकी दुकान फिर से चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद बबलू ठीक हो जाता है। अब उनके पास बर्तनों की कई वैरायटी होती है, स्टील के और मिट्टी के। और थोड़े ही दिनों बाद बबली उनके मिट्टी के बर्तन भी खरीदने लगती है और बाहर सप्लाई करने लगती है। उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं।
करेलापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका पति बबलू और बेटी बबली भी उसी के साथ रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन बबलू जब मजदूरी करके लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। घर के खर्चे का बोझ अब पीलू पर आ जाता है। पीलू, ये क्या हो गया? मैं तो अपाहिज हो गया हूँ। पता नहीं कब ठीक होऊंगा। अब तो पूरे घर के खर्चे का बोझ तुझ पर आ गया है। बेटी की स्कूल की फीस, किराया, मेडिकल का बिल, क्या क्या संभालेगी तू? आप चिंता मत करो जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं मेहनत करूंगी, आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगी। बेटी, तो अपने पापा का ख्याल रखना। मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। फिर पीलू काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसके हरी तोती की चाय की दुकान में काम मिलता है। कुछ दिनों तक उसका खर्चा चल जाता है, लेकिन एक दिन पीलू आंटी, अब मेरी शादी होने वाली है। मैं अपनी दुकान बंद करने वाली हूँ। अब मैं अपने पति के साथ विदेश जाने वाली हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ, इसलिए तुम कोई और काम देख लेना। ऐसे हरी पीलू को समझाती है। पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। जब वो घर जाती है तो उसकी मकान मालकिन वहाँ पर बैठी रहती है। पीलू, 3 महीने हो गए हैं, मुझे किराया नहीं मिला। अब और देर नहीं चलेगी। किराया देना है, नहीं देना है तो घर खाली कर देना। हे भगवान, हमको सहारा दो। मुझसे अपने घर की हालात देखी नहीं जाती। मुझे हिम्मत दे भगवान। आखिर मुझे कोई काम क्यों नहीं देता है? मैं क्या करूं? घर में बीमार पति है, पढ़ने वाली बेटी है। अगले दिन फिर से पीलू काम की तलाश में जाती है। तभी वो एक बैम्बू की खेत के ऊपर से निकल रही होती है। उसकी नजर बम्बू पर पड़ती है। जाबाज जी, मुझे आपके बम्बू के खेत में काम दोगे क्या? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। बहन, बैम्बू के खेत में ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। मैं अकेला ही सब कुछ कर लेता हूँ। हाँ, अगर तुम बम्बू खरीदना चाहो तो मैं तुम्हें ये सस्ते दामों में बेच सकता हूँ। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर जाबाज से कहती है पीलू, जाबाज भैया, आप ये मेरे कान के कुंडल गिरवी रख लो और मुझे बम्बू उधार में दे दो। अरे नहीं बहन, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे घर की हालात जानता हूँ। वैसे क्या करोगी इन बम्बू का? मैं बम्बू चिकन बनाऊंगी और उसे बेचूंगी। बहुत अच्छा ख्याल है बहन। एक काम करो, तुम मुझसे बम्बू आधे दाम में ले जाओ। जब तुम्हारी कमाई होने लगे तो आधे दाम वापस चुका देना। और मेरा दोस्त कालू कौवा तुम्हें ऐसे ही उधार में चिकन दे देगा, लेकिन तुम 2 दिनों में पैसे वापस चाहिए होंगे। ठीक है, मैं आपके पैसे 2 दिनों में दे दूंगी। फिर पीलू जाबाज से बम्बू और कालू से चिकन लेकर घर आती है और फिर घर में बम्बू चिकन की तैयारी करती है और अगले दिन उसे ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। बैम्बू चिकन ले लो, गर्मा गर्म बैम्बू चिकन, चटपटा स्वादिष्ट बैम्बू चिकन। तो वहाँ पे सुंदरी आती है। बहन, ये बम्बू चिकन कितने की है? मैंने तो कभी बम्बू चिकन के बारे में सुना ही नहीं था। सिर्फ 50 रुपए प्लेट है सुंदरी बहन। ये मेरे गांव की स्पेशल डिश है। इसको यहाँ पे कोई नहीं जानता है। एक बार खा के तो देखो। मुझे पहले एक चखने के लिए दो, अगर अच्छी लगी तभी पैसे दूंगी। सुंदरी एक बैम्बू चिकन खाती है। वाह बहन, बैम्बू चिकन तो कमाल की है। ये लो पैसे और मुझे 5 प्लेट पैक कर दो। मैं कल अपनी सहेलियों के साथ तुम्हारे पास आऊंगी। ये सुनकर पीलू बहुत खुश होती है। पीलू शाम में दुकान बंद करके सबसे पहले जाबाज और कालू को उनकी उधार की रकम वापस कर देती है और एक एक प्लेट उन्हें भी बैम्बू चिकन देती है। पीलू बहन, अब तो तुम्हारी गरीबी दूर हो ही गई समझो। अब तो मैं तुम्हें रेगुलर बैम्बू सप्लाई करूँगा। पेमेंट की तुम चिंता मत करना। ऐसे बैम्बू चिकन तो विदेशों में भी नहीं मिलता होगा। मेरी तरफ से तुम्हें चिकन मिलता रहेगा। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकलती है और उसके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। पीलू दिन रात मेहनत करके बैम्बू चिकन बनाती रहती है। एक दिन वो अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वाह पीलू बहन, अब तो बबलू भैया बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। लगता है
इन्हें खूब बम्बू चिकन खिला रही हो। अब कुछ ही दिनों में ये चलने फिरने भी लगेंगे। डॉक्टर साहब, पीलू ना होती तो मैं तो बहुत निराश हो जाता। पीलू की मेहनत के कारण ही मैं और मेरी बेटी अच्छे से हैं। इसने अकेले अपने दम पर इतना अच्छा काम शुरू कर ली और मेरा पूरा इलाज करवाया। ऐसी पत्नी पर तो मुझे बहुत गर्व है। आखिर पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही तो होते हैं ना डॉक्टर साहब। पीलू मकान मालकिन का किराया भी पूरा दे देती है। फिर बहुत जल्द ठीक होने पर बबलू भी पीलू की मदद करने लगता है और वो होम डिलीवरी शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी अपने बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। जल्दी ही पीलू का बैम्बू चिकन आसपास के जंगल में भी फेमस हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद पीलू और उसका परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगता है।